वेलकम बैक। मैं फिर से आ गया हूँ संस्कृत का क्लास 10 संस्कृत का अगला चैप्टर लेकर के, जो चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। ठीक है, और इससे संबंधित अभी जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब आप लोगों के बीच अभी रखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम। तो बाबू, आप लोग पढ़े थे जिस कहानी में कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का मतलब होता है कि घूमने फिरने वाला जगह। हम ठीक है, जो वहाँ के प्रमुख ऐसा जगह कौन सा है जो देखने लायक है। ठीक है, उन सारी जगहों का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेंगे। कह रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नामों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी नामों के बारे में बताना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे कि गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा। ठीक है, तो इत्यादि ये सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल है पटना के। ये सभी प्रमुख है ना, जो घूमने फिरने या देखने वाला चीज़ है। क्या क्या है बाबू? तो लिखेंगे गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, उसके बाद क्या गुरुद्वारा इत्यादि ये सभी जगह है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, कि किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था ना, सुरक्षा कैसा था। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए क्या लिखेंगे। देखिए लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। है ना, पटना का जो रक्षा व्यवस्था था वो काफ़ी बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छा था, उच्च था, जो भी कह सकते हैं। जिसका विवरण जो था वो यूनान के राजदूत, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का। ठीक है, याद रखिएगा। तो यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज जो था, वो अपने संस्मरण में लिखा है। क्या लिखा है? कि जो पटना का जो रक्षा व्यवस्था है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था जो था क्या, काफ़ी उत्कृष्ट, काफ़ी अच्छा था। ये किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूनान के। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? जिस तरह से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी तरीका से कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता है। तो समझेंगे कि पटना में जो है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है, तो आप जानेंगे। कह रहा है कि पाटलिपुत्र की पटना में शरद काल में, नहीं सर्दी के मौसम में क्या होता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। है ना, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शीत ऋतु में, शीतकाल में मनाया जाता था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ दे कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शीत ऋतु में। ठीक है, शीत में याद रखिएगा मनाया जाता था। और इस समारोह का जो विशेष प्रचलन था ना, ये जो समारोह होता था, कौन कौमुदी महोत्सव जो होता था, ये गुप्त वंश शासन काल में होता था। कब होता था? तो गुप्त वंश शासन काल में होता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था। देखिए दोनों के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट, आप जान रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के सम्राट में कैसा पाटलिपुत्र का जो था ना, वो पाटलिपुत्र किस प्रकार का था, कैसा नगर था, उस वो चीज़ों को हम लिखेंगे। देखिए तो लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। क्या लिखेंगे? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की या पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, यह सुंदर नगर था ना। पटना क्या था बाबू? एक सुंदर नगर था। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आप लिखिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन अशोक के शासन काल में, जब अशोक सम्राट का जब शासन हुआ, तो अशोक के शासन में क्या था कि इस नगर माने क्या, पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र था वो वैभव था, बहुत अच्छा था और अधिक समृद्ध भी हुआ। नहीं, और ज़्यादा क्या हुआ? विकास भी हुआ। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जिस तरह से था, उससे काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा वैभव हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्नों का जवाब आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, याद भी हो रहा होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है ना। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है? आइए इसको जानते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के 10वें लोगों के लिए, है ना, प्राचीन नगर
में क्या पूजनीय स्थल यानी सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, है ना, ये प्राचीन नगर है। कौन सा? पटना जो है उसका प्राचीन नगर है। क्योंकि क्यों नगर? तो यहाँ उनका क्या पूजनीय, है ना, स्थल अवस्थित है। पटना में उनका पूजनीय स्थल क्या अवस्थित है यहाँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ अनेक इनका उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, यानी सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है ना, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थल। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, याद रख लीजिएगा। उसके बाद पूछ देगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है, जन्मस्थल या जन्म कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं पाटलिपुत्र या पटना, जो भी आपको लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ उनके 10वें गुरु का जन्म स्थल अवस्थित है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, एक बार फिर से समझ लेंगे। कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो लिख सकते हैं कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, है ना, प्राचीन पटना नगर में क्या पूजनीय स्थल है अवस्थित, है ना। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जो है, वहाँ 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का क्या जन्मस्थल है। आराम से आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा। यह जन्मस्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह स्थल किसके नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसका अगला प्रश्न आप देखेंगे। कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा। आप जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, तो बुद्ध ने भी, भगवान गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे। क्या कहा है उन्होंने पटना के संबंध में, तो उन्होंने कहा है, यानी भगवान बुद्ध ने कहा कि प्राचीन काल में, यानी भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में पाटलीग्राम अनेक बार आए थे, है ना, बहुत बार आए थे। गौतम बुद्ध ने पटना वो अनेक बार आए थे। ठीक है, और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ा दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पाटलीग्राम यानी कि पटना आकर के क्या किया था, पटना का नाम को क्या कर दिया, बहुत महत्व, यानी पटना के नाम को बहुत महत्वपूर्ण बढ़ा दिया। ठीक है, महत्व बढ़ाया। और उसी समय उन्होंने कहा था, यानी उसी समय भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह गांव, कौन सा, पटना के बारे में बताया कि यह गांव कि भविष्य में एक दिन महानगर होगा। उन्होंने उसी समय बताया था कि आने वाले समय में पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा महानगर होगा, एक महानगर होगा। उन्होंने ये बात बताया। लेकिन यानी परंतु नहीं कहा था, लेकिन इस नगर को, है ना, आग, पानी और युद्ध का भय सदा बने रहेगा। उन्होंने और क्या कहा था कि इस नगर को, यानी पटना को, आग, पानी और युद्ध से यानी हमेशा क्या होगा, डर बना रहेगा। ठीक है, हमेशा डर बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। देखो ये इस पाटलिपुत्र जो है, इस कहानी को लिखने वाले कौन थे, तो दामोदर गुप्त। आपसे पूछ देगा कि पाटलिपुत्र वैभवम के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त। उन्होंने कहा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो चलिए हम जानेंगे। तो कवि दामोदर गुप्त ने, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र एक महानगर, पाटलिपुत्र क्या है, महानगर जो पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है ना। उन्होंने क्या कहा कि पाटलिपुत्र जो एक महानगर है वो पृथ्वी पर बसे हुए जितने भी देश हैं, है ना, जितने भी नगर हैं उन सब में से क्या होगा, श्रेष्ठ देश, यानी सॉरी श्रेष्ठ नगर होगा। कौन, पाटलिपुत्र। यहाँ सरस्वती के वंशज, यहाँ पर क्या पटना में कौन है बाबू, तो सरस्वती, है ना, सरस्वती के वंशज, यानी कि कह सकते हैं सरस्वती के वंशज, यानी कह सकते हैं कि विद्वान लोग बसते हैं पटना में। कौन लोग, यानी पाटलिपुत्र में कौन लोग बसते हैं, तो विद्वान लोग बसते हैं। ठीक है, और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरों से की है। कवि दामोदर गुप्त ने इस नगर का, यानी पाटलिपुत्र नगर का किसके साथ तुलना किया है, तो इंद्र की भरी पूरी नगरियों के साथ तुलना किया है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन करा कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। देखिए प्राचीन ग्रंथ के अनुसार पटना का कौन कौन सा नाम हुआ करता था। ठीक है, इन सारे नामों के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम क्या क्या था बाबू, तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। यानी प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन सा नाम मिलते हैं, तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि बहुत सारे नाम। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, है ना, विदेश का यात्री कौन कौन से आए थे पटना घूमने के लिए, पटना में आए थे। चलिए शुरू करते जानेंगे कि मेगास्थनीस, फायान, वैंगसांग और इतिसांग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन आए थे, तो कौन कौन से विदेशी पटना आए थे, तो मेगास्थनीस, फाइवान, वैंगसांग और इतिसांग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा
और लास्ट प्रश्न है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार ये प्रश्न शायद पूछा जाता है। देखिए क्या लिखेंगे कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, ठीक है। देखिए तो क्या लिखेंगे कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। राजशेखर ने क्या लिखा था कि पाटलिपुत्र जो है वो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है ना, प्राचीन केंद्र है या केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए करते थे, है ना। पटना में बहुत अनेक सारे संस्कृत विद्वान हुए करते थे या हुए थे, ठीक है। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षाएं ली गई थी, ठीक है। क्या लिखिएगा कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षाएं इत्यादि सभी चीज़ों की परीक्षाएं ली गई थी, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चैप्टर यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम से 10 क्वेश्चनों का आंसर अभी हम लोग जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 प्रश्नों का आंसर आप समझ गए होंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगला चैप्टर को लेकर के अगला वीडियो में, ठीक है। अब तक के लिए जय हिंद।